हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12वीं क्लास का इतिहास का, जो आपकी फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका पार्ट है सेकंड। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट था मैंने करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हमारे जो आज का पार्ट रहेगा, इसमें कुछ टॉपिक रह गए थे, ठीक है, वही हम देखेंगे। जो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो होगा देविक राजा। ठीक है, देविक राजा से मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने आप को देवता के तुल्य बताया था, देवता के समान अपने आप को बताया था। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, राजाओं के उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम देवताओं से जुड़ना था। ठीक है, क्या होता था, जो राजा होते थे वो अपने आप को देवताओं के तुल्य बताते थे, ताकि अगर वो देवता के तुल्य बताएंगे तो उनकी जो सत्ता होगी वो भी मजबूत रहेगी, लोग भी उनका सम्मान करेंगे। ठीक है, इसलिए जो राजाओं के लिए जो उच्च स्थिति है उसे प्राप्त करने का एक माध्यम देवताओं से जुड़ना भी था। कुषाण राजा जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया था। ठीक है, जो कुषाण राजा थे वो देविक राजा कहलाते थे। ठीक है, इन्होंने अपने आप को देवताओं के तुल्य बताया। कई सारे ऐसे जो मूर्तियां वो कई सारे ऐसी मूर्तियां मिली हैं कुषाण राजाओं की, जिन्होंने अपने आप को देवतुल्य बताया। ठीक है, उन मूर्तियों को देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को देवतुल्य बताया। ठीक है, कुषाण राजा वो देविक राजा के उदाहरण है। ठीक, कुषाण राजा इन्होंने जो मध्य एशिया है, ठीक है, और जो पश्चिमोत्तर भारत है, ठीक है, वहाँ पर शासन करते थे। इन शासकों ने मंदिर में अपनी विशाल मूर्तियाँ बनाई। ये जो कुषाण राजा थे इन्होंने मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियाँ बनवाई है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। शायद वे स्वयं को देवतुल्य दिखाना चाहते थे, और जब इतिहासकार ने इसका अध्ययन करा कुषाण राजाओं का और इनकी मूर्तियों का, तो उन्होंने ये पाया कि वो शायद अपने आप को देवता के समान दिखाना चाहते थे। कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी ली, और जो कुषाण राजा थे उन्होंने अपने नाम के आगे क्या करी, देवपुत्र की उपाधि भी धारण करी। जैसे कि कई लोग होते हैं वो अपने नाम के आगे कुमार लगाते हैं, ठीक है, शर्मा लगाते हैं, वैसे ही इन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। कुषाण काल के सिक्कों में एक तरफ राजा और दूसरी तरफ देवता का चित्र होता था। जो कुषाण काल के सिक्के, कुषाण शासक में सिक्के जो चलते थे, वहाँ उस सिक्कों से भी हमें पता लगता है। ठीक, क्या पता लगता है, उन सिक्कों में क्या था, एक तरफ तो राजा था और दूसरा तरफ देवता का चित्र था। ठीक है, उससे पता लगता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थल पर कुषाण राजा की विशाल मूर्तियां मिली। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ता है मथुरा। ठीक है, मथुरा के पास माट का एक देव स्थान है, यहाँ पर कुषाण राजा की एक बहुत बड़ी ही मूर्ति मिली है। और ऐसे कई सारे जो मूर्तियाँ हैं वो अफगानिस्तान से भी मिले। ठीक है, अफगानिस्तान से भी कुषाण राजा की कई सारी विशाल मूर्तियाँ मिली है। तो ये देविक राजा का टॉपिक था जो आपको समझ में आया होगा। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक अब हम देख रहे हैं वो ग्रामीण समाज में बदलाव। जब समय बदल रहा था, ठीक है, कई सारे परिवर्तन हो रहे थे, तो उस समय जो ग्रामीण समाज है यानी गांव में भी बदलाव देखने को मिल रहा था। अब देखिए क्या है यहाँ पे, जनता में राजा की छवि। उस समय जनता में राजा की छवि किस तरीके की होती थी वो एक कहानी के माध्यम से समझाया गया। ठीक है, वो क्या है वो देखिए। जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसके परिणाम नहीं मिलते। ऐसे में इतिहासकारों ने जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में दी गई कहानियों की समीक्षा करके पता लगाने का प्रयास किया कि जातक कथाएं पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई थी। जो जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी उसके बारे में इतिहासकारों को कोई भी सबूत नहीं मिले, कोई भी अभिलेख नहीं मिले, जिससे पता लगता है कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी। क्योंकि जो अभिलेख होते थे वो सिर्फ अमीर लोग और राजा लिखवाया करते थे, जनता लिखवाई नहीं करती थी। इसलिए जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी उसके बारे में इतिहासकारों को पता नहीं लगा। लेकिन इतिहासकारों ने इसे जानने का एक तरीका निकाला। उन्होंने क्या कर, जो जातक कथाएं थी और जो पंचतंत्र जैसे ग्रंथ थे ना, उनकी कहानियाँ उन्होंने पढ़ी और उसकी समीक्षा करा और ये लगाने का प्रयास किया कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी। ठीक है, जो जातक कथाएं वो पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य जो पाली भाषा है उनमें लिखी गई थी, और पाली भाषा उस समय आम लोगों द्वारा बोली जाती थी।
ठीक है। उदाहरण अब यहाँ पे दे रखा है, गंधतिंदु नामक जातक कहानी में बताया गया कि एक कुटिल राजा से उसकी प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। बूढ़े, महिला, पुरुष, किसान, पशुशाला, ग्रामीण, बालक, यहाँ तक कि जानवर भी इनमें शामिल है। अब एग्जाम्पल अब अपनी बुक में देखेंगे तो एग्जाम्पल भी दे रखा है। एक गंधतिंदु, ठीक है, नाम याद रखना है आपको, गंधतिंदु नामक एक जातक कहानी है। इससे ये पता लगता है कि राजा, जो जनता है वो राजा के बारे में क्या सोचती है। इस कहानी में ये दिया गया कि एक कुटिल राजा यानी बेकार राजा, ठीक है, कुटिल यानी बेकार राजा, उसकी प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है वो बताया गया है इसके अंदर। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आप यहाँ पर छोटी सी कहानी है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। इसमें ये बताया गया जो बूढ़े महिला है, पुरुष है, किसान है, पशुपालक है, ग्रामीण है, बालक है और यहाँ तक कि जो जानवर भी है, ये सब जितने भी लोग हैं ये सब अपने जो राजा है उससे दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि जो राजा है वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देता है, ठीक है, अपनी जनता पर, ठीक है। इससे बचने के लिए जो जनता होती थी वो गाँव में वो जंगलों में भाग जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच ये पता लगाने का प्रयास करते कि लोग उसके बारे में क्या सोचते। अब जो राजा है वो भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच में जाता है कि वो राजा के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तब जब उसने लोगों से पूछा तो सब ने उसकी बुराई कर दी और उन्होंने ये शिकायत की कि रात में डकैत लोग उन पर क्या करते हैं, हमला कर देते हैं और दिन में राजा के जो अधिकारी है वो टैक्स यानी कर लूटते हैं। इसलिए जो लोग होते हैं उन्हें गांव छोड़कर जंगल में जाकर बसना पड़ता है, ठीक है। तो ये गंधतिंदु नामक जातक कथा जो थी उसमें जनता राजा के बारे में क्या सोचती है वो बताने का प्रयास किया गया है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अब हम देखते हैं वो उपज बढ़ाने के तरीके। जब जो राजा था वो जनता पर टैक्स लगा रहा था, बहुत सारा टैक्स लगा रहा था, तो जनता थी उसने भी उपज बढ़ाने के नए नए तरीके खोज लिए कि जो उनकी फसलें हैं वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग करने लगे। अब जो जनता थी वो क्या करने लग गई थी, वो लोहे के जो फाल होते हैं उनका प्रयोग करने लग गई थी, ठीक है। खेतों के अंदर कुएं, तालाब और नहरों द्वारा सिंचाई करना, क्योंकि जो बारिश होती थी हम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा होए बारिश, कभी नहीं भी होती थी, तो लोगों ने क्या करा, जो कुएं खुदवा दिए, तालाब खुदवा दिए, ठीक है। और नहरों के द्वारा जो सिंचाई है, ये सिंचाई क्या होती है, खेतों में पानी डालने को सिंचाई कहते हैं, खेतों में पानी पहुँचाना इसी को सिंचाई कहते हैं। तो उन्होंने कुएँ, तालाब और जो नहरें हैं इसके द्वारा जो सिंचाई है वो करना प्रारंभ कर दिया। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करा। जो पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो लोहे के फाल होते हैं, ठीक है, या जो हल होते हैं वो अच्छा काम नहीं करते। पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो हल होते हैं वो अच्छे काम नहीं करते, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पे जो कुदाल होता है वो अच्छा काम करते हैं। इसलिए जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग थे उन्होंने कुदाल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। गंगा की घाटी में धान की रोपाई के कारण उपज बढ़ी, ठीक है। जो गंगा की घाटी है वहाँ पर क्योंकि बारिश अच्छी खासी होती थी, वहाँ पर पानी की भी उपलब्धता थी, तो वहाँ पर लोगों ने धान जो होता है, धान आपको पता है जिसमें से चावल निकलता है, ठीक है, धान की रोपाई करने लग गए। और जो धान की रोपाई की तो उनकी जो उपज है वो भी बढ़ने लग गई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट बताएं उपज बढ़ाने के लिए किसानों ने क्या क्या करा था, ठीक है। यहाँ से आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखने जा रहे हैं वो है भूमि दान और नए सम्राट ग्रामीण। ये आपकी बुक का टॉपिक है, ठीक है, भूमि दान और नए सम्राट ग्रामीण। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान का प्रमाण मिले हैं। कई अभिलेखों में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। कुछ अभिलेख पत्थर पर लिखवाए गए हैं। अधिकतम भूमि दान का उल्लेख ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण मिला है, ठीक है। ईस्वी की जो आरंभिक शताब्दी है उनमें जो भूमि दान है इसके जो प्रमाण हैं वो इतिहासकारों को मिले हैं, ठीक है। जो कई अभिलेख हैं उनमें भूमि दान का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों को कई सारे ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिससे ये पता लगता है कि उन्होंने किसी को भूमि दान की है। कुछ अभिलेख जो थे वो पत्थर पे लिखे हुए थे, लेकिन जो ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो ताम्रपत्र होते हैं, उन पर लिखे गए थे, उत्कीर्ण किए गए थे। जो आरंभिक अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेख संस्कृत, तमिल, तेलुगु भाषाओं में मिले। जो शुरू में जो सबसे पहले जो अभिलेख मिले हैं भूमि दान के संदर्भ में वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, लेकिन जो 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद जो अभिलेख मिले वो संस्कृत में भी लिखे गए, तमिल में भी लिखे गए, तेलुगु में भी मिले गए, ठीक है, इन सब भाषाओं में मिले गए।
ठीक है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन के वाटाकट परिवार में हुआ था। अब यहाँ पे ये कहा गया गुप्त साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपकी बुक है उसमें ज़्यादा नहीं दे रखा, बिल्कुल हल्का सा दे रखा है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के बारे में आपने पता होगा। गुप्त साम्राज्य 4वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, नहीं माफ करना, 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी की बात चले। ठीक है, इसके बीच में फला फूलता गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, गुप्त जो साम्राज्य है इसकी जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और जो गुप्त साम्राज्य के सबसे जो शक्तिशाली शासक है वो समुद्रगुप्त है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अगर गुप्त शासक थे, एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है, याद करना है आपको, इनका नाम प्रभावती गुप्त। इनका जो विवाह था दक्कन के वाकाटक परिवार में होता है। इनकी जो शादी थी वो दक्कन के वाकाटक परिवार में हुआ था। और क्या था इसके अंदर, संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिला का भूमि का अधिकार नहीं होता था, लेकिन अभिलेखों से जानकारी मिली है कि प्रभावती गुप्त थी, उन्होंने भूमि की मालकिन थी, और प्रभावती गुप्त ने भूमि दान की थी, शायद इसलिए कि वे रानी थी, और इसलिए भी संभव है कि धर्मशास्त्रों का हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता था। अभी ये कहा गया है कि जो संस्कृत धर्मशास्त्र है उनके अनुसार जो महिला है वो भूमि की मालकिन नहीं हो सकती, वो भूमि दान नहीं दे सकती। लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, इनका जो विवाह था दक्कन के वाकाटक परिवार में होता, लेकिन इन्होंने क्या करता, ये भूमि की मालकिन भी थी, और इन्होंने कई सारे जो भूमि है वो भी दान दिया था। ठीक है, और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं जो ब्राह्मणों ने बनाए थे उनका सब जगह एक जैसा रूप में लागू नहीं किया जाता था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ है उसका हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता था। भूमि दान के अभिलेख देश के कई हिस्सों से मिले हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि दान में दी गई है। कुछ स्थानों पर बहुत छोटी भूमि दान में दी गई है, तो कुछ स्थानों पर बहुत बड़ी बड़ी भूमि दान दी गई है। दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकार में भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो भूमि दान के अभिलेख है देश के कई सारे इलाकों से मिले, हिस्सों से मिले, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की जो भूमि है वो दान में दी गई। कहीं पे बहुत छोटी छोटी भूमि दान दी गई है, लेकिन कहीं पर बहुत बड़ी बड़ी भूमि दान दी गई है। ठीक है, दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकार में भी अलग अलग क्षेत्र थे, उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो सिक्के और राजा। ठीक है, सिक्के और राजा आपकी जो बुक है उसका अगला टॉपिक आता है। ठीक है, वो सिक्के और राजा के बारे में क्या है वो देखते हैं। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफ़ी हद तक आसान हो गया। चांदी तथा तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाते थे। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया इस टॉपिक के अंदर, जो व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता, जो व्यापार था उस समय, तो उस समय सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, और जो सिक्कों के प्रयोग से जो व्यापार था वो भी काफ़ी आसान हो गया था। ठीक है, चांदी तथा तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए थे, और ये कब ढाले गए थे, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ढाले गए थे, और इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, अगर आप अपने एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आपको इमेज में भी दिख जाएगा आहत सिक्कों के बारे में। ठीक है, कई सारे सिक्के दे रखे। आहत सिक्के किसे कहते हैं, यानी इसको चोट पहुँचाकर सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है, स्टैंप एक तरह से कोई सिक्का है उसके ऊपर चोट पहुंचाकर स्टैंप किया जाता था। ठीक है, इसीलिए इसे आहत सिक्के कहा जाता था। ऐसे बहुत सारे सिक्के जो हैं वो विभिन्न स्थानों पर खुदाई के दौरान मिले। जो पुरातत्वविद थे, इतिहासकार थे, जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें भारत के बहुत सारे ऐसे स्थान मिले जहाँ से ये सब सिक्के प्राप्त हुए उन्हें। मुद्रा शास्त्री ने इन सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्र का पता लगाया। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन ऐसा भी संभव है कि धनी लोग, व्यापारी, नागरिक भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी करते थे। जब इतिहासकार ने खुदाई की, जो पुरातत्वविद है उन्होंने खुदाई की, तो उन्हें बहुत सारे सिक्के मिले। और जो मुद्रा शास्त्री है, जो मुद्राओं के विद्वान होते हैं, जो मुद्राओं के बारे में जिनको अध्ययन करते हैं, ठीक है, ज्ञान होता है, जब मुद्रा शास्त्री ने इन सिक्कों का अध्ययन किया तो इनके वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों का भी प्रयोग वो पता लगाया।
ठीक है। आज सिक्के पर कई सारे जो प्रतीक थे वो भी बने हुए थे। ये जो आज सिक्के थे इन्हें राजा जारी करते थे, बड़े बड़े जो राजा होते थे, छोटे राजा होते थे, वो जारी करते थे। लेकिन कई सारे सिक्के ऐसे भी मिले जिन्हें जो धनी व्यापारी जो होते थे वो जारी करते थे। व्यापारी हो गए वो जारी करते थे, कई नागरिक होते थे वो भी जारी कर देते थे, और धनी लोग भी इन्हें जारी कर देते थे इन सिक्कों का। शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों को हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया। भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। ठीक है, जो शासकों की प्रतिमा है, शासक का प्रतिमा है यानी उनका इमेज है, ठीक है, और उनके नाम के साथ सबसे पहले जो सिक्के हैं उनको हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किन राजाओं ने जारी किए, तो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। ठीक है, हिंद यूनानी शासक ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की तरफ शासन करते थे। ठीक है, जब भारत में है और बहुत बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले। अब आप सोचेंगे रोमन साम्राज्य कहाँ यूरोप में था और भारत में कैसे उसके सिक्के मिले। तो रोमन साम्राज्य और भारत से व्यापार करता था। जो दक्षिण का क्षेत्र है, आपको पता है, मसालों के लिए मशहूर था भारत। ठीक है, तो उस समय जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार किए जाते थे, तो वहीं पे कई सारे जो सिक्के होंगे वो गिर गए होंगे। ठीक है, ऐसा भी होता होगा। ठीक है, तो वहाँ से कई सारे रोमन के सिक्के मिले, रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले। सोने के सिक्के सबसे पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों ने जारी किए गए। उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले। सोने के सिक्कों का प्रयोग संभवतः बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार के लिए किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया कि जो सोने के सिक्के सबसे पहली शताब्दी ईस्वी में जो कुषाण शासक है इनके द्वारा जारी किए गए थे, और इनका जो प्रयोग है वो बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार में किया जाता था। जो महंगी एक्सपेंसिव जो वस्तुएं होती थी उनके व्यापार के लिए किया जाता था इन सिक्कों का प्रयोग। ठीक है, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योद्धे शासकों द्वारा तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। जो हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्र है यहाँ पर शासन करते थे योद्धे नामक के राजवंश के शासक, इनके द्वारा जो तांबे के सिक्के हैं वो जारी किए गए थे। ठीक है, ऐसा खुदाई में पुरातत्वविदों को मिला है। गुप्त काल में कुछ शासकों द्वारा सोने के भव्य सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों में सोने उच्च गुणवत्ता का था। जो गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल है, इनमें जो कुछ शासक थे इन्होंने सोने के जो भव्य सिक्के होते हैं यानी बेस्ट क्वालिटी के, ठीक है, उच्चतम गुणवत्ता के, ठीक है, ये जो सिक्के इनको ढाला था। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो सिक्कों अभिलेखों की समझ। ठीक है, अभिलेखों की समझ किस तरीके से जो इतिहासकार होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं वो करते हैं। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, अभिलेखों का अर्थ किस तरीके से निकाला जाता है वो देखते हैं। अभिलेखों का अर्थ निकालने के लिए जो विद्वान होते हैं वो विभिन्न लिपियों का अध्ययन करते हैं, यानी दूसरी लिपियाँ जो होती हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। प्राचीन लिपियों का आधुनिक लिपियों से मिलान भी करते हैं। जो प्राचीन लिपि है जो उन्हें मिली है उनका जो आधुनिक समय में जो लिपि प्रयोग की जा रही है उनके साथ मिलान करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। जो अशोक है उसने अपने अभिलेखों में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का उसने प्रयोग किया था। तो इसको मैंने आपको फर्स्ट जो पार्ट था उसमें बताया कि तो 1830 के दशक में जो जेम्स प्रिंसेप थे उसने क्या करा था, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालता, जिससे अशोक के बारे में जानकारी मिलती थी। तो ब्राह्मी लिपि को किस तरीके से पढ़ा गया वो देखिए। भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं आप देखते हैं भारत में, इन में प्रयुक्त लगभग जो सभी लिपि है उसका जो मूल है वो ब्राह्मी लिपि है। जितनी भी भाषाएं आप बोलते हैं वर्तमान में भारत में, ठीक है, इन सभी लिपियों का जो मूल है वो ब्राह्मी लिपि ही है। अशोक ने जो अभिलेख मिले हैं वो अधिकतम ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, अशोक के जितने भी अभिलेख मिले, जो ज़्यादातर जो अभिलेख है अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। ठीक है, 18वीं सदी में यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आज के समय के बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, 18वीं सदी
से 18वीं सदी में जो यूरोप के जो विद्वान थे उन्होंने भारतीय पंडितों की सहायता से आज की जो बंगाली आप देख रहे हैं और जो देवनागरी लिपि है, इनमें कई पांडु जो लिपियाँ थी उनका अध्ययन शुरू कर दिया था। ठीक है, और क्या करा था, जब अध्ययन शुरू करा तो इनके अक्षर का प्राचीन अक्षरों से तुलना की। अभिलेखों का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि संस्कृत में लिखे, लेकिन ये प्राकृत में लिखे गए थे। फिर भी कई दशकों से मेहनत किया जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के काल की ब्राह्मी लिपि ही जो है लिखे हैं, जो उनका अर्थ 1838 में निकाल लिया गया। अब जब 18वीं सदी से जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने भारतीय पंडितों की सहायता से जो आधुनिक बंगाली है और देवनागरी लिपि है उनको पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। और इनके जो अक्षर हैं उनकी जो तुलना है वो अभिलेख में जो लिपि या जो भी लिखा गया है उनके साथ तुलना किया और संस्कृत में लिखे हैं। ठीक है, अब अभिलेखों का अध्ययन करने वाले कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने कई बार ऐसा अनुमान लगाया, जब विद्वान थे उन्होंने इनके अक्षर का प्राचीन अक्षरों से तुलना की। अभिलेखों का अध्ययन करने वाले जो कुछ विद्वान थे उन्होंने कई बार अनुमान लगाया कि संस्कृत में लिखे, लेकिन ये प्राकृत में लिखे थे। फिर भी कई दशकों के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की जो ब्राह्मी लिपि था उसका अर्थ निकाल लिया 1838 में। तो इस तरीके से जो ब्राह्मी लिपि है उसका अर्थ निकाला गया। अब देखिए जो खरोष्टी लिपि है उसका अर्थ कैसे निकाला गया, उसे किस तरीके से पढ़ा गया। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि की तरह ही हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों पर नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए थे। ठीक है, जो पश्चिमोत्तर जो भारत था उनके जो अभिलेख है उसमें प्रयुक्त की गई थी खरोष्टी लिपि, और उन्हीं की तरह जो हिंद यूनानी शासक थे वो पश्चिमोत्तर भारत में शासन करते थे। और तो उन्होंने क्या करते, सिक्के बनवाए थे, सिक्के जारी किए थे, और उनके जो सिक्के थे उसमें यूनानी में भी नाम लिखा गया था और खरोष्टी में भी लिखा गया था। और जो यूनानी भाषा पढ़ने वाले जो यूरोपीय विद्वान ने उन्होंने अक्षरों का मेल किया और उसे पढ़ पाए, क्योंकि दोनों भाषा में लिखा गया था ना। जो यूनानी जानते हैं उन्होंने फिर अक्षरों का मेल किया तो उन्होंने खरोष्टी भाषा को भी पढ़ लिया। ठीक है, और जो प्रिंसेप थे, जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने खरोष्टी में लिखे अभिलेख की भाषा की पहचान प्राकृतिक रूप में की, जिससे पढ़ना और सुनना होगा। जो जेम्स प्रिंसेप थे इन्होंने क्या करा, जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया जो अभिलेख थे उनकी जो भाषा की पहचान थी ना, उसकी भाषा की जो पहचान थी उसे प्राकृतिक भाषा के रूप में की, जिससे उसे पढ़ना और भी आसान हो गया था। तो इस तरीके से इतिहासकार विद्वान थे, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वो अभिलेख साक्ष्य सीमा। जो अभिलेख है उनकी साक्ष्य सीमा कितनी होती है। अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना। कई बार ऐसा होता है जो अक्षर होते हैं वो हल्के ढंग से उत्कीर्ण यानी लिखे हुए रहते हैं, जिससे जो इतिहासकार होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हें पढ़ने में। ठीक है, उनका सही अर्थ निकालने में। अभिलेखों का नष्ट हो जाना, ठीक है, और अभिलेखों का लुप्त हो जाना। कई बार ऐसे होता है कि अभिलेख क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और कई बार अभिलेख होता है उनमें कई शब्द जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, यानी छुप जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, मिट जाते हैं। ठीक है, तो जो विद्वान हैं उन्हें इन्हें पढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है। कुछ अभिलेख सुरक्षित नहीं बचे, कुछ जो अभिलेख होते थे वो पहले ही नष्ट हो गए। अभिलेख के शब्दों का वास्तविक अर्थ भी पूरी तरह जानकारी ना होना। जो अभिलेख होते हैं उनका वास्तविक अर्थ है उनकी पूरी तरह जानकारी ना होना, ये अभिलेख साक्ष्य सीमा है। ठीक है, अभिलेख में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में जानकारी ना होना। ठीक है, जो अभिलेख होते थे वो क्योंकि बड़े बड़े जो अमीर लोग होते थे, राजा होते थे, उनके द्वारा जारी किए जाते थे। ठीक है, और उसमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती थी उनके बारे में जो आम लोग होते थे उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। ठीक है, तो ये अभिलेख है उनकी जो कुछ साक्ष्य सीमाएं। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं अभिलेखों की साक्ष्य सीमा क्या है। तो आई होप मैंने अभी तक आपको जितने भी टॉपिक समझाए होंगे आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।